नमस्कार, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। जम्मू कश्मीर के परिदृश्य की अगर बात करें तो हम सब जानते हैं कि यहाँ पर विधानसभा के चुनाव पूरी तरह सफलतापूर्वक संपन्न हुए। 3 चरणों में ये चुनाव हुए हैं और कल के दिन की अगर बात करें तो एक अहम दिन जम्मू कश्मीर के परिदृश्य में, क्योंकि कल मतगणना शुरू होगी। लेकिन उससे पहले जो एग्जिट पोल की तस्वीर निकल के आ रही है और नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का जो प्री पोल अलायंस था उसमें अब कहीं ना कहीं पीडीपी भी घुसती नजर आ रही है। क्या ये मान के चलें कि एक अनहोली अलायंस एक बार फिर सामने आ रहा है और लगातार तीखे जो बयान विपक्षी पार्टियों के सामने आ रहे हैं, कुल मिलाकर ये किस ओर इशारा कर रहे हैं, इन्हीं पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, पार्टी के प्रवक्ता ठाकुर अभिजीत सिंह जसरोटिया जी। स्वागत है आपका। धन्यवाद। अभिजीत जी, पहले मैं सबसे पहले जानना चाहूंगा, जो एग्जिट पोल की तस्वीर आई है भारतीय जनता पार्टी और आप इसको किस नजरिए से देखते हैं? क्योंकि अगर लोकसभा के इलेक्शंस की अगर बात करें, जो एग्जिट पोल था वो कहीं ना कहीं धूमिल साबित हुआ। देखिए विवेक जी, बहुत बहुत धन्यवाद पहले तो आपका। बड़ी बात तो ये है कि कुछ पिछले अगर आप 2-4 सालों से ट्रेंड देखें, खासकर एग्जिट पोल का और फिर बाद में जो एग्जैक्ट पोल होते हैं, दोनों में हमेशा डिफरेंस रहता ही है। क्योंकि कहीं ना कहीं आज का वोटर भी बड़ा समझदार हो गया होगा। जिस सर्वे के अकॉर्डिंग, जिन मापदंडों के ऊपर एग्जिट पोल बनाया जाता है, उसके अंदर मुझे लगता है कि अभी वोटर बोलता कुछ और है और वोट कहीं और डाल के आया होता है। बड़ा कुछ होता है इन चीजों को, क्योंकि यही एक तरीका रहता है जहां से आप डाटा कलेक्ट करते हैं और वो डाटे को फिर आप उसी के अकॉर्डिंग अपना एग्जैक्ट पोल बनाते हैं। लेकिन एग्जैक्ट पोल के अंदर मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ चीजें होंगी इसी के अराउंड, लेकिन ऊपर नीचे काफी हो सकता है। जहां पर अगर आप कई सारे चैनल्स देखो, सी वोटर्स को देखो, बाकी सबको देखो, तो एक पर्टिकुलर आंकड़े को दे रहे हैं। अगर आप लोकल चैनल्स की बात करो, यहाँ पर उनका कुछ और आंकड़ा यहाँ पर आ रहा है। तो मुझे लगता है डिफरेंस रहेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह आती है कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह के अपने कार्य किए हैं लोगों के पिछले 5-6 सालों से, खासकर यहाँ पर जो चीजें, जो बदलाव जम्मू कश्मीर में आए हुए हैं, उसको देखते हुए मुझे लगता है कि पब्लिक जो है वो भारतीय जनता पार्टी का बड़ा बढ़ चढ़कर उसने सपोर्ट किया होगा। जिसके आपके सामने आंकड़ों के रूप में कल मुझे लगता है अब तक, इस समय तक तो सब कुछ क्लियर हो चुका होगा कौन क्या करने वाला है। और हम यही उम्मीद रख रहे हैं कि एक अच्छी सरकार आएगी और जो हम सब लोगों को आगे लेकर चलेगी। यानी कि आश्वस्त हैं कि एक अच्छी सरकार आएगी और जो भारतीय जनता पार्टी ने पिछले कुछ समय से लगातार 5 अगस्त 2019 के बाद जो एक बदलता जम्मू कश्मीर लोगों को दिया है, जम्मू कश्मीर के आवाम को दिया है, भारतीय जनता पार्टी आश्वस्त है कि उन अचीवमेंट्स पर कहीं ना कहीं वोट आपको मिलेगा। इन सब के बीच जो एक तस्वीर नजर के आ रही है, अलायंस प्री पोल हुआ था नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस, और उसको लेकर जो फॉर्मूला था 51-32 और उसके बाद 5 सीटें और फ्रेंडली कॉन्टेस्ट भी नजर आया था। लेकिन अब एक और उस तस्वीर में एक और एंट्री हो रही है पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की। किस नजरिए से आप इसको देखते हैं? देखिए, अलायंसेस तो उन लोगों ने किए थे इसमें, चाहे एक ही सीट से, लेकिन सीपीआईएम का भी इसके अंदर अलायंस था, अगर आपको याद होगा। और प्री पोल अलायंस के अंदर ही सभी के सभी लोग खड़े हुए थे। और ये वही पार्टियां जो एक दूसरे की विचारधारा के खिलाफ ही चलती रही आज तक। तो आज मैं समझ सकता हूं कि इनका क्यों, अगर कोई किसी को सपोर्ट कर रहा है, बाहर से कर रहा है, अंदर से कर रहा है। और मैं पहली बार मैंने एक चीज देखी है, मुझे भी काफी देर हो गई सियासत के अंदर, पहली बार मैंने देखा फ्रेंडली मैच। अब ये फ्रेंडली मैच कौन सा होता है, ये मैं नहीं समझ पाया। अब वो क्या मजबूरियां रही, क्यों फ्रेंडली मैच किया गया, क्या किया गया? क्योंकि किसी का भी कोई, अगर आप देखें, फोकस किसी का पब्लिक के लिए या लोगों के लिए, जम्मू कश्मीर के उत्थान के लिए किसी का भी कोई फोकस नजर नहीं आता। केवल और केवल सत्ता पानी है, किसी तरह से सत्ता पानी है। फ्रेंडली मैच हो जाए, अनफ्रेंडली मैच हो जाए, दुश्मनी हो जाए, दोस्ती हो जाए, सिद्धांत मिलते हो ना मिलते हो। कांग्रेस कहती हो कि हमें दादी जी कहा करती थी कि कभी भी यहाँ पर जो है ऑटोनॉमी की बात नहीं की जाए। और पोतरा जी बोलते हैं जिसमें राहुल गांधी जी कहते हैं नहीं जी, कोई फर्क नहीं पड़ता, दादी की बात को छोड़ दो। तो क्या है, अगर पिछले दिनों शराब निकल गए, लेकिन तो क्या है, भूल जाओ आप दादी जी ने क्या कहा था। अब तो सत्ता चाहिए, किसी तरह से कुर्सी चाहिए। भले उमर अब्दुल्ला का ऑटोनॉमी के फार्मूले के उस घोड़े के ऊपर मुझे भी सवार होना पड़ता है तो मैं हो जाऊंगा। तो अब तो कोई सिद्धांत ही नहीं रहे सियासत के। एक तरफ चुनावों के जब इलेक्शन कैंपेनिंग चल रही थी, उमर अब्दुल्ला साहब ने भी यही कहा था कि पीडीपी उनके ही मैनिफेस्टो की कॉपी उन्होंने की है और उनको नेशनल कॉन्फ्रेंस के बैनर के नीचे इलेक्शन लड़ना चाहिए। और जिस तरह एक दूसरे पर स्कैथिंग अटैक उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती ने किए, और आज एक यू टर्न लगभग पीडीपी या फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस लेती आ रही है, उसी गठबंधन का वो भी हिस्सा बनने जा रही है। देखिए, ये सब चीजें तो आपके सामने ही है। और अगर कहीं पर भी जिस तरह से आप बोल रहे हो, अगर उस तरह का कुछ भी काल अगर हो जाता है, तो जम्मू के लोगों को सचेत होना पड़ेगा इन सब चीजों के लिए। और जम्मू के सारे जम्मू को, खासकर जब मैं डोगरों की बात करता हूँ, और हमेशा मैं आजकल अगर आप देखने क्या, तो मैं बड़े पुराने इन सब बातों को करता हूँ कि सभी के सभी लोगों को देखना पड़ेगा। और जो भी कल सरकार बनती है, मुझे लगता है कि जो मैंडेट है
उस मैंडेट का पूरा रिस्पेक्ट होना चाहिए। और मैंडेट कहने का मतलब मेरा ये नहीं है, मैंडेट का मतलब ये है कि सिंगल लार्जेस्ट कौन होता है। सबसे बड़ी बात है सिंगल लार्जेस्ट का मतलब कि सबसे ज्यादा लोगों ने किस पार्टी को पसंद किया, सबसे पहली बात मैं ये कहना चाहता हूँ। उसके बाद मैक्सिमम चंक ऑफ वोटर्स कौन है, यानी कि एक लोगों का एक पर्टिकुलर एक पूरे के पूरे एरिया की अपनी एस्पिरेशंस है। अगर अब चंद लोग अगर अपनी सिर्फ और सिर्फ सत्ता पाने के लिए, खानदानी राज को कायम करने के लिए अगर चंद लोग इन सब चीजों को करते हैं, तो जिन सब लोगों ने अपनी एस्पिरेशन है उनका क्या होगा, इन सब चीजों को सोचना पड़ेगा। लेकिन आश्वस्त रहें, क्योंकि हमने जिस हिसाब का काम किया है, और हमने तो दोनों हितों के बराबर के विकास की बात की है। जम्मू और कश्मीर के अंदर हमने कोई भेदभाव तो नहीं किया, जिस तरह से पुरानी पार्टी करती रही है। और हमें यही लगता है कि एट द एंड ऑफ द डे सब कुछ अच्छा ही होगा। क्या ये विडंबना नहीं लगती है कि भारतीय जनता पार्टी को कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी जम्मू में कुछ और स्वर बोलती है, कश्मीर में स्वर कुछ और बोलती है, और सेम चीज नेशनल कॉन्फ्रेंस भी जम्मू में कुछ और स्वर और कश्मीर में उनके लाग बदलते नजर आते हैं? देखिए, ये तो पुराना इतिहास आप उठा के देख लीजिए। जब भी वहां से कोई चीज निकलती है, वहां पर कुछ और बात होती है, जम्मू में कुछ और बात, दिल्ली में कुछ और, जब इंटरनेशनल लेवल पे कहीं बात करनी होती है तो कुछ और ही लेवल की बात करते हैं। ये तो हमें पता है कि हर 10 किलोमीटर के बाद बात का फिरकना, हर 20 किलोमीटर बाद जुबान का इधर उधर होना, और हर 30 किलोमीटर बाद पार्टी का इधर उधर होना, वो तो बिल्कुल आपके सामने ही है। लेकिन ये सब चीजें तो पब्लिक ने डिसाइड करनी है, और पब्लिक को ये देखना पड़ेगा, और पब्लिक को कंपैरिजन तो करना ही पड़ेगा इन सब चीजों का। और मैंने ये अपील तो, खैर अब तो समय नहीं है, वो तो अपील जब करने का था, जब पूरा 1 महीना के लिए मीडिया का मैंने कैंपेनिंग संभाली थी अपनी टीम के साथ, हमने बड़ा अच्छा काम किया। मेरी जहां तक जो मेरी एक सोच रही है या मेरी कोशिश रही कि मेरे जिन्ने डोगरे उनके तक मैं अपनी गल पजाई सका, और मैं अपने सारी गल्लें दे थ्रू डोगरे तक गल पजाई है। और मुझे लगता है एक डोगरे ने सारियां गल्लां सुनी दी भी हैं, और उहदे फलसरूप सारे वोट भी पाए दा। देखते हैं अब क्या है। वो मैंने कल भी परसों चैनल पे कहा था कि माली दा कम पानी पाना पर मशकां लावे, मालिक दा कम फल फुल पाना लाए कि ना लावे, वो तो है। और कल एक बहुत बड़ा दिन जम्मू कश्मीर के संदर्भ में, एक चीज मैं और भी जानना चाहूंगा, एक लगातार विवाद करने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि ये माना जा रहा है कि 5 सीटें जो है नॉमिनेट की जाएंगी एलजी मनोज सिन्हा द्वारा, उसको लेकर भी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो सवाल खड़ा कर रही हैं। देखें, ये तो इनका अपनी ही बात के ऊपर अगर पीछे हटते हैं, अगर आप देखें हमारा जम्मू कश्मीर का जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जब बना था, तो पुडुचेरी के मॉडल के ऊपर सेम चीज के ऊपर सब कुछ किया। 1961-62 का शायद उस टाइम का सब कुछ किया, जब फ्रेंच कॉलोनाइजेशन थी, ये सारी की सारी उस समय की जब कॉलोनीज थी, जब ये हिंदुस्तान के साथ सबके सब अपने देश के साथ हम लोग मिले, तो उसी एक्ट को फॉलो करते हुए आगे चला गया। देखा जाए तो उसके अकॉर्डिंग तो मेरे ख्याल से 10% ऑफ द सीट्स थी, वो 30 के बराबर 3 सीटें थी जो नॉमिनेट की गई थी। इस हिसाब से देखा जाए तो यहाँ तो 90 हैं, यहाँ तो 9 बन जानी चाहिए, तो चले फिर भी 5 सीटें तो हैं हमारे पास। और ये पूरे के पूरे इख्तियार इन्हीं गवर्नमेंट के टाइम पे हुआ है। उनके टाइम पर ही अगर आपको याद होगा कि शायद कुछ लोगों ने रिजाइन कर दिया, फिर 2 पार्टीज एक दूसरे के आमने सामने खड़ी हो गई थी, तभी ये उसके अंदर लाया गया था कि जो नॉमिनेटेड मेंबर है उनको भी पूरे के पूरे इख्तियार थे, अपने पावर को यूज करने का, अपना वोट देने का पूरा इख्तियार था। तो ये मॉडल पूरे का पूरा वहां से उठाया गया है। अब इस मॉडल के ऊपर भी अगर इन्होंने ही, कांग्रेस वालों ने उस टाइम में जो काम किया है, इसके ऊपर अगर इनको खुद ही शक है, तो हम इसमें क्या कर सकते हैं। ये भी कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं इसके पीछे भारतीय जनता पार्टी को एडवांटेज देने का प्रयास किया जा रहा है 5 नॉमिनेशन सीट्स के लिए। देखें, ये तो एडवांटेज, ये तो अगर आप समझे कि बाय डिफॉल्ट ही ये सब कुछ हो रहा है, अगर इनका होता तो इनको फायदा हो जाता, हमारा है तो हमें कोई अगर इसमें होता, तो ये तो ठीक है। अगर इन सब चीजों में हो रहा है तो ये कानून के अकॉर्डिंग किया जा रहा है। एट द एंड ऑफ द डे देश जो है वो कानून से चलता है, संविधान से चलता है। ना तो एनसी के मैनिफेस्टो से चलेगा, ना कांग्रेस के मैनिफेस्टो से, और ना ही बीजेपी के मैनिफेस्टो से चलेगा। तो जो कुछ कानून के मापदंड हैं, कानून के अंदर जो चीजें बिल्कुल फिट बैठती हैं, और अगर मौका मिल रहा है तो किसको मौका मिल रहा है, इसमें क्यों एनसी के पेट में दर्द होना चाहिए या पीडीपी के पेट में क्यों दर्द होना चाहिए। 2 अगर कश्मीरी विस्थापित समाजों का, जिनका जीनोसाइड मैं तो कहता हूं, उनको अगर मौका मिल रहा है तो उसमें क्या है। उससे पहले 2 महिलाओं को पहले से ही इनके अंदर एक हमारे ही जम्मू कश्मीर के अंदर पहले से इनको इख्तियारात थे। अगर एक बेचारे पीओजेके को मिल रहा है तो किस किस के पेट में दर्द होगा ये कल पता चल जाएगा। जिस जिसके पेट में दर्द होगा, ये सभी के सभी, भले कश्मीरी विस्थापित समाज है, भले पीओजेके वाले, भले हमारे देश की जो हमारे जम्मू कश्मीर की महिलाएं, ये सब इन पॉलिटिकल पार्टीज को देख रहे हैं। अगर इस तरह का ये सवाल खैर पैदा करते हैं तो इन्हें जवाब देना पड़ेगा। उनको पीओजेके वालों को भी जवाब देना पड़ेगा, हमारी मातृशक्ति को भी जवाब देना पड़ेगा, और कश्मीरी विस्थापित समाज को भी जवाब देना पड़ेगा। उमर अब्दुल्ला का भी एक बयान आया है जिसमें उन्होंने कहा कि जो ब्यूरोक्रेसी है उसमें भी कुछ ऐसा करने का प्रयास किया जा रहा है जिसको अल्टीमेटली गेन या बेनिफिट भारतीय जनता पार्टी को मिले। देखिए, किस तरह का, मैं उमर साहब अगर इस तरह की बातें करते हैं तो ये इनको बताना पड़ेगा किस तरह की बातें करते हैं। मुझे लगता है कि ब्यूरोक्रेसी अपने सेटअप से, अपने सिस्टम से चलती है। दे आर गाइडेड बाय सर्टन रूल बुक, सर्टन लॉस, उसको वो क्रॉस नहीं कर सकते हैं। पॉलिटिशियंस अपने हिसाब से चलते हैं। इन सब चीजों के अंदर अगर आपको किसी के ऊपर कटाक्ष कर रहे हैं, तो आपके टाइम पर भी तो सभी चीजें होती रही।
उस समय क्या आप ब्यूरोक्रेसी वालों से अपनी मर्जी के काम करवाया करते थे? मुझे लगता है कि हर एक चीज को, जब आपके पास यहाँ पर एक एडमिनिस्ट्रेशन और एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने का तो ब्यूरोक्रेसी के पास श्रेय रहता है। अब आपके पास चुनी हुई सरकार भी होगी, आपके पास भी अगर आपको मौका मिला तो आपके पास पूरे हक होंगे, हमें मौका मिला तो हमारे पास भी पूरे हक होंगे। खैर, आपको तो मौका लोगों ने 50-60 साल दिया है, हमारा मौका तो अभी पहली बार ही आने वाला मौका है। एक बार तो गठबंधन में रहा, तो देखते हैं किसको मौका मिलता है और मौके पे चौका कौन मारता है, ये तो वक्त ही बताएगा उमर साहब। जैसा आपने कहा कि मौके पे चौका मारने की आवश्यकता है, और जिस तरह भारतीय जनता पार्टी आश्वस्त है कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी भारतीय जनता पार्टी बनेगी, और जिस तरह लगातार भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि जम्मू कश्मीर में विदाउट भारतीय जनता पार्टी सरकार नहीं बनेगी, किस तरीके से इसको आप देखेंगे या डिफाइन करेंगे? विवेक जी, एक चीज देखें कि मुझे, अगर आप लेट अस गो बाय दिस एग्जिट पोल ओनली, एग्जिट पोल तो चलो कल हो जाएगा क्लियर। एग्जिट पोल के अकॉर्डिंग नियर अबाउट 80% to 85% लोग हैं जम्मू के जो भारतीय जनता पार्टी को वोट कर रहे हैं। अब अगर आप चले जाएं कश्मीर के अंदर तो 5 से 10% के लोग हैं, या 10% से ज्यादा लोग होंगे जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को, तो क्यूमुलेटिव अगर आप देखें तो जम्मू कश्मीर को मिलाएं तो नियर अबाउट, अगर मैं एवरेज में निकाल चलूं तो समवेयर 50-60% या इसके अराउंड जो है वो भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर रहने वाला है। और मुझे लगता है कि काफी बड़ी एक तादाद इसके अंदर, जो हमेशा लेबल करते रहते हैं भारतीय जनता पार्टी को, काफी बड़ी तादाद है, काफी बड़े नुमाइंदे हैं जो मुस्लिम हैं, जो इसके अंदर अपना भाग्य आजमा रहे हैं। मुझे लगता है कि सबका साथ सबका विकास का एग्जैक्ट फार्मूला अगर किसी ने अपनाया तो भारतीय जनता पार्टी ने अपनाया। अब इस फार्मूले के ऊपर चलते हुए आगे क्या होता क्या नहीं होता वो तो भगवान जाने, इसमें क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन मैक्सिमम लोग किसके साथ जा रहे हैं। मैं तो कहता हूं एक आंकलन ये भी कल निकलना चाहिए कि कितने लोगों ने भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी को वोट डाला है और कितने लोगों ने इनके खिलाफ वोट डाला है। जिस तरह से मैं पहले बात करता था कि जब उमर साहब ने बारामूला से चुनाव लड़ा था तो 2-2.5 लाख वोटों से उमर साहब हारे थे। उसके अलावा और 2-2.5 लाख 3 लाख दूसरे पार्टी ने भी लिए थे। उसके अलावा 1-1.5 लाख और इनके, यानी कि 5-7 लोगों ने बारामूला में कहा कि हमें एनसी नहीं चाहिए, उमर साहब नहीं चाहिए। तो इतने बड़ी एस्पिरेशन के अगेंस्ट फिर से अगर आपने 2-2 जगहों से अगर आपने अपना नामांकन भरा है तो मुझे लगता है कि आपको सोचना पड़ेगा एक ना एक बारी कितने लोग क्यों आपके अगेंस्ट है। और मुझे लगता है जो कोई भी नेता बने, जो कोई भी मुख्यमंत्री बने, जो कोई भी पार्टी आगे आए, वो लोगों की एस्पिरेशंस के साथ आगे आनी चाहिए। मुझे लगता है यही एक सबसे बड़ी बात थी। पिछले चुनावों में भी अगर आप देखो तब भी एक फ्रैक्चर्ड मैंडेट था, वहां पर पीडीपी पे था, यहां पर भारतीय जनता पार्टी के पास था, लेकिन दोनों मैंडेट को स्वीकारते हुए, दोनों रीजन्स की एस्पिरेशंस को देखते हुए एक ऐसी सरकार बनाई गई, ऐसी कोशिश की गई जो हमारी तरफ से भी, कि कम से कम दोनों एरियाज के एस्पिरेशंस को आगे लेकर चला जाए। अगर कोई सोचेगा कि आज हम सारे के सारे मिलकर एक पर्टिकुलर हिस्से की एस्पिरेशन को पीछे धकेल देंगे तो ये मुझे लगता है कि ये गलत है। बीजेपी की जो क्राइसिस मैन है राम माधव, पिछली बार भी उन्होंने पीडीपी और भाजपा के बीच जो कोalition सरकार बनी थी उसमें एक अहम भूमिका निभाई थी। इस बार भी वो जम्मू कश्मीर में ही है, ऊपर से मॉनिटर चीजें की जा रही हैं, खुद ग्राउंड पे उन्होंने काम किया है। क्या भारतीय जनता पार्टी, अगर समीकरण की बात करें, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी उभर के आती है तो इज इट ओपन फॉर कोalition पार्टनर्स ढूंढे जाएंगे उसके लिए? देखिए, मैं तो ये कहूंगा कि इसमें तो ऑब्वियसली मैं एक बड़ा छोटा सा नेता हूं, मैं तो इस पर कोई टिप्पणी भी नहीं करना चाहूंगा। बड़े बड़े ब्रेन बैठे हैं, बड़े बड़े एक्सपीरियंस पुराने लोग बैठे हुए हैं, वो इस पर ज्यादा बेहतर तरह से डिसाइड कर सकते हैं कि जम्मू कश्मीर के लोगों की भलाई किसमें है, जम्मू कश्मीर किस तरह से आगे चलेगा। और मुझे लगता है कि सबसे बड़ी बात यह है, जो भी अलायंस भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बनाने की लोग कोशिश कर रहे हैं, इस अलायंस का मतलब यह है हम फिर से उसी 1.5 लाख से ज्यादा जो लोग कब्रों में चले गए, हम फिर उस आंकड़े को आगे बढ़ाने जा रहे हैं। हम उन 2.5 करोड़ के सैलानी को फिर 2.5 लाख पे लेकर आ जाएंगे। हम G20 जैसे इवेंट को फिर से खत्म करने जा रहे हैं। हम फिर से वो बैकडोर के अपॉइंटमेंट के दौर के अंदर जा रहे हैं। हम फिर से उन्हीं डेली वेजरों का रक्त चूसने वाला जो फार्मूला था 500-700 रुपए नौकरियों वाला, उसके ऊपर हम लोग वापस जा रहे हैं। हम फिर से वही जो हमारी महिलाओं को, हमारी बच्चियों का जो हक हकूक छीने गए थे वो वापस उनसे छीन लेंगे। वो पीओजेके, वेस्ट पीओजेके के लोग जो कितने सालों से विस्थापित होकर जम्मू कश्मीर में रह रहे हैं, उनसे उनकी जमीनों के हक छीन लेंगे। हम वही वाल्मीकि समाज के हाथ में फिर से वही सफाई करने वाले यंत्र पकड़ा देंगे, ना कि उनके हाथ में किताबें, और वो भी आगे तरक्की करें। यानी कि फिर से कहां जाना चाहते हैं हम लोग? क्या हम फिर से वापस जाना चाहते हैं फिर से वही स्टोन एज में कि पथराव चलेगा रोज के रोज, फिर से वही कैलेंडर चलेगा, फिर से वही हत्याएं होंगी, फिर से पाकिस्तान वहां से एजेंडा सेट करेगा और यहां पर फॉलो किया जाएगा? ये तो मुझे लगता है कि काफी बुद्धिजीवी लोग हैं, इन लोगों ने जरूर डिसाइड करना, और जम्मू कश्मीर के लोगों का सबसे पहला हक बनता है इस चीज के अगेंस्ट या इस चीज के लिए सोचने का। और मैं इसलिए चाहूंगा कि जितने हमारे बुद्धिजीवी लोग हैं, बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, भले वो कश्मीर के लोग हैं, जम्मू के लोग हैं, कम से कम एक बार ये जरूर सोचें
के एस्पिरेशंस क्या है और 5-6 सालों में जम्मू कश्मीर कहां पहुंचा, क्या धकेल के इसको फिर से 87-90 के युग में या 2000 के युग में या उसी युग में लेकर जाएंगे, या हम इसको 2024 से आगे बढ़कर 2047 में विकसित भारत और विकसित जम्मू कश्मीर की ओर हम आगे अग्रसर होना चाहते हैं। ये डिसाइड अब लोगों ने करना है और सरकारें बैठी हैं। मुझे लगता है कि काफी सोच समझ के फैसले लेना चाहिए, क्योंकि जम्मू कश्मीर एक सही में बहुत सेंसिटिव सा एरिया है। इसके ऊपर पूरे हिंदुस्तान का तो हिंदुस्तान हुआ, पूरी दुनिया ने भी नजरें लगाई हुई हैं। यहां पर एक छोटा सा किया हुआ गलत डिसीजन हमको फिर से उस कत्लो गारत की एज में, उस स्टोन एज जिसे कहते हैं, वापस वहां पर लेकर चला जाएगा। और मुझे नहीं लगता कोई भी चाहेगा कि 1.5 लाख की कब्रें और बढ़े और शमशानों में लोग जो है निर्दोष लोगों के प्राण गवाया जाए, ऐसा कोई भी नहीं चाहेगा। भले फिर वो कश्मीर से कश्मीरी हो या जम्मू का डोगरा हो, इस तरह का कोई भी नहीं चाहेगा। इसीलिए जो भी होगा वो अच्छा ही होगा हम लोग। अभिजीत जी, आप हमारे साथ इस अंक में महत्वपूर्ण जानकारी आपने हमारे साथ शेयर की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और स्पोक्स पर्सन ठाकुर अभिजीत सिंह जसरोटिया, जिन्होंने प्रकाश डाला कि किस प्रकार जम्मू कश्मीर में इलेक्शंस और मतगणना का जो कल दिन है, अहम दिन है, और किस प्रकार तस्वीर साफ होगी जम्मू कश्मीर के राजनीतिक परिदृश्य में। बने रहिए हमारे साथ, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।